नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस समय अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान में सियासी ड्रामा मंगलवार को उस समय अपने चरम पर पहुंचा जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के समर्थकों का हुजूम सड़कों पर उतर आया और जमकर उत्पात किया। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में यह कोई पहला मौका नहीं है जब देश के किसी पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी पाकिस्तान में समय समय पर पूर्व प्रधानमंत्रियों पर यह गाज गिरी है। पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के करीबियों में शामिल रहे हुसैन शहीद मुल्क के 5वें प्रधानमंत्री थे। वह सितंबर 1956 से अक्टूबर 1957 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने जनरल अयूब खान की सरकार का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्हें इलेक्टेड बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन बॉर्डर के जरिए राजनीति से प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन बाद में जुलाई 1960 में कानून के उल्लंघन का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें गिरफ्तार कर बिना किसी ट्रायल के कराची की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था। वहीं जुल्फिकार अली भुट्टो यानी अगस्त 1973 से जुलाई 1977 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर रहे। उन्हें 1974 में एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में सितंबर 1977 में गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद अहमद समदानी ने उन्हें यह कहकर रिहा कर दिया था कि उनकी गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। यानी पाकिस्तान में जो चल रहा है ये पाकिस्तान का इतिहास है। पाकिस्तान के इतिहास को अगर हम देखें तो इसके पहले भी पाकिस्तान के कई प्रधानमंत्रियों को यानी राजनीति द्वेष के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। यानी पाकिस्तान में लोकतंत्र और कानून व्यवस्था नाम की चीज बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। यह माना जाता है कि पाकिस्तान जो कहता है विश्व पटल पर कि हमारे यहां लोकतंत्र है, कानून की व्यवस्था है, लेकिन जो दृश्य आजकल पाकिस्तान का दिखाई दे रहा है वो आने वाले कल में विश्व यानी गृह युद्ध का निमंत्रण दे रहा है। पाकिस्तान में आर्थिक तंगी इस हाल पर है कि लोग आटे, चावल, दाल, गेहूं तमाम चीजों के लिए सड़कों पर है। जनता से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको कश्मीर चाहिए या आटा, तो उनके जुबान से निकलता है कि हमें आटा चाहिए, कश्मीर भारत को दे दीजिए। उनकी वहां की आवाम ये चाहती है कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य तमाम मुद्दों से जोड़ा जाए, आगे बढ़ाया जाए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद को बढ़ाकर आपसी जो भाईचारा है वो खत्म कर रही है। पाकिस्तान आने वाले कल में कहां पहुंचेगा इसका कोई भी अंदाजा फिलहाल तो नहीं है, लेकिन यह जरूर मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का आने वाला दिन भुखमरी का हो सकता है, गृह युद्ध का हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि शहबाज शरीफ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल भेज दिया। उसके बाद पीटीआई के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी हो रही है। सरकार किसी भी तरीके से अंकुश लगाने में असमर्थ है। सरकार का सीधा एक फंडा है कि अगर आर्मी और आईएसआई के विरोध में आपने बोला है तो आपकी सजा सलाखों के पीछे है। यानी पाकिस्तान में आतंकी संगठन जो आईएसआई है उसके समर्थन में, उसके विरोध में बोलना आपकी सजा जेल के पीछे है। यानी वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का यह भी मानना है कि उन्हें जान से भी मारा जा सकता है। यानी कि पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे इमरान खान, जिन्हें जनता ने चुना था, एक संवैधानिक पद पर थे, अब उनकी जिंदगी के लाले पड़ गए। पाकिस्तान आने वाले कल में कहां पहुंचेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। पाकिस्तान की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान आने वाले कल में पूरी तरीके से निस्त नाबूद होने की कगार पे पहुंच रहा है। पाकिस्तान की आवाम की एक ही मांग है, नेता कुछ भी करे, आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, एक दूसरे पर टीका करें, टिप्पणी करें, लेकिन आगे बढ़ते जाए। लेकिन हमारी तो एक मांग है, हमें पेट भर खाना चाहिए, पानी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा चाहिए। तमाम जो चीजें हैं वो पाकिस्तान की आवाम मांग रही है, लेकिन पाकिस्तान की सड़कों पर गोलियां और बम बारूद चलते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आने वाले कल में पाकिस्तान का क्या होगा ये भगवान जाने। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पाकिस्तानी अभिनेत्री सहर सिनवारी
कि अक्सर ही भारतीय क्रिकेटर टीम और उनके खिलाड़ियों के खिलाफ ट्वीट करते देखा गया है। हमेशा ही वह अपने ट्वीट के जरिए ट्रोल भी होती रही हैं। कभी वह भारत की T20 वर्ल्ड कप में हराने के लिए जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों से शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो कभी भारत के जीतने पर अपना ट्वीट डिलीट करने की धमकी देती हैं। वहीं इस बार तो सहर ने सारी हदें पार कर दी है। सहर ने इस बार किसी भारतीय खिलाड़ी पर नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट किया है। वहीं पाकिस्तानी अभिनेत्री सहर सिनवारी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराना चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि किसी को दिल्ली पुलिस का ऑनलाइन लिंक पता है, मुझे भारतीय पीएम और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी है। वो मेरे देश पाकिस्तान में अराजकता और आतंकवाद फैला रहे हैं। भारतीय अदालतें स्वतंत्र होने का दावा करती हैं, ऐसे में मुझे यकीन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय मुझे न्याय दिलाएगा। यानी कि पाकिस्तान की जो अभिनेत्री हैं वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टीका टिप्पणी कर रही हैं। वो पाकिस्तान में बैठकर दिल्ली पुलिस का नंबर ढूंढ रही हैं और भारत के रॉ एजेंसी पर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई करने की बात कर रही हैं। एक तरफ जब घर में आग जल रही है तो दूसरी तरफ दूसरे के घर पर पानी के छींटे मार रही हैं। यानी कि पूरी तरीके से ये जो पाकिस्तान की हालत है अभिनेत्री को दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ वो लगातार अपने विवादों की वजह से भी सुर्खियों में रहती हैं। उनका एक ही मकसद है कि अगर हमें सुर्खियों में रहना है, टीवी स्क्रीन पर रहना है, तो भारत को कोसो, भारत पर टिप्पणी करो, भारत के प्रधानमंत्री पर, भारत के कानून व्यवस्था पर, भारत के बॉलीवुड पर तमाम टीका टिप्पणी करो। लेकिन अभिनेत्री महोदया को यह पता नहीं है कि उनके घर में खुद आग लगी पड़ी है। पानी छिड़कना चाहिए अपने घर में, वो भारत में पानी छिड़क रही हैं। फिलहाल इसका मुंहतोड़ दिल्ली पुलिस ने जवाब भी दिया है। दिल्ली पुलिस ने जो जवाब दिया है, ट्वीट के माध्यम से दिल्ली पुलिस ने उन्हें जवाब दिया है और कहा है कि भारत के किसी भी पहलू पर किसी भी तरीके से टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तानी आतंकी देश है, पाकिस्तान एक आतंकी देश है। उन्हें पूरी तरीके से सोचने समझने की जरूरत है। उन्हें वो क्या बोलते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता। वहीं आपको बताते चले, अपने ट्वीट के जरिए ट्रोल होती रही हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगा दिया। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में घिरी फिल्म को कई राज्यों में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। ममता सरकार के मुताबिक राज्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने और शांति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोमवार को द केरल स्टोरी के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और CPIM पर जमकर निशाना साधा। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि बंगाल फाइनल तैयारी की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इसे पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केरल फाइल्स क्या है, मैं CPIM का समर्थन नहीं कर रही हूं, वे बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। मेरे बजाय फिल्म की आलोचना करना उनका कर्तव्य था। मैं केरल के मुख्यमंत्री को बताना चाहती हूं कि आपकी पार्टी बीजेपी के साथ काम कर रही है और वहीं पार्टी केरल फाइल्स भी दिखा रही है। पहले उन्होंने कश्मीर और फिर केरल को बदनाम करने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनका चेहरा बेनकाब हो रहा है, वे तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। फिल्म पर प्रतिबंध लगाकर पश्चिम बंगाल अन्याय कर रहा है। हाल ही में बंगाल में एक लड़की के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी। ऐसे में आतंकवादियों के लिए खड़े होकर आपको क्या मिलेगा, ये अनुराग ठाकुर ने कहा है कि यहां पूरी तरीके से द केरला स्टोरी पर पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया है। वहीं केरला स्टोरी को लेकर देश में दो गुट बन चुके हैं, तो कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं।
द केरला स्टोरी को लेकर तमाम तरीके से खबरें प्रसारित की जा रही हैं, लेकिन केरला स्टोरी में आईएसआई को लेकर उन महिलाओं के बारे में दिखाया गया, उन 3 महिलाओं के विषय में दिखाया गया है जो पूरी तरीके से आईएसआई के षड्यंत्रों के अंतर्गत फंसी हुई है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र किया था, द केरला स्टोरी का उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण कही थी कि आज का आतंकवाद गोली बारूद और बम से पहचाना जाता है, लेकिन द केरला स्टोरी में जो आतंकवाद दिखाया गया है वो बहुत ही खूंखार है। उसमें गोली बारूद बम का कोई स्थान नहीं है, लेकिन आने वाले कल में एक स्थान पर किया गया प्रचार एक जिले को बदनाम कर देगा। तो यानी कि पूरी तरीके से द केरला स्टोरी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पूर्व सांसद अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने की धमकी देने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। यह धमकी भरा ट्वीट जम्मू कश्मीर से किया गया था। धमकी देने वाला ट्विटर हैंडल कश्मीर के पुंज से ऑपरेट किया गया है। जिस ट्विटर हैंडल द सज्जाद मुगल से धमकी भरा ट्वीट पोस्ट किया गया था, उससे अतीक अशरफ की हत्या को लेकर लगातार ट्वीट किए जा रहे थे। वहीं माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार को लेकर पिछले 23 दिनों में 23 ट्वीट किए जा चुके हैं। वहीं 16 अप्रैल से 8 मई के बीच 23 दिनों में अतीक अहमद को लेकर 23 ट्वीट किए गए। पाकिस्तानी बॉर्डर के पास से लगातार किए जा रहे ट्वीट से खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। कश्मीर के एक ही ट्विटर हैंडल से 23 दिनों में 23 ट्वीट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में धमकी भरे ट्वीट का पाकिस्तानी कनेक्शन भी खंगाला जाएगा। वहीं जांच में यह भी साफ हुआ है कि ट्विटर हैंडल ऑपरेटर करने वाला शख्स यूट्यूबर भी है, उसका अपना यूट्यूब चैनल भी है। वहीं यूट्यूब चैनल पर भी कई विवादित वीडियो डाले गए हैं। आशंका इस बात की भी है कि धमकी देने वाला शख्स असदुद्दीन ओवैसी का समर्थक है और उनकी पार्टी का कार्यकर्ता भी है। इस ट्विटर हैंडल से असदुद्दीन ओवैसी के कई वीडियो न सिर्फ पोस्ट किए गए हैं, बल्कि यूपी नगर निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी को जिताने की अपील भी की गई है। अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर इसे ट्विटर हैंडल से धमकी भरा पोस्ट किया गया था। ट्वीट में लिखा गया था कि अभी नस्ल खत्म नहीं हुई है, अतीक का यह बेटा अली अभी जिंदा है, इंशाअल्लाह वक्त सत्ता बदल देती है, फिर इलाहाबाद भी बोला जाएगा। उन्होंने हिसाब भी पूरा कर लिया है। ये चीज इस ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। वहीं ट्वीट के साथ अतीक के बेटे अली अहमद की एक तस्वीर भी अपलोड की गई है। इस मामले में प्रयागराज के साइबर क्राइम थाने में आईपीसी की धारा 505(2) के तहत और आईटी एक्ट 2008 की धारा 66 के तहत केस दर्ज किया गया था। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देश में अब कोरोना वायरस के मामले थमते नजर आ रहे हैं। प्रतिदिन कोरोना के नए मामलों की संख्या में कमी आ रही है, जो राहत देने वाली खबर है। इसी कड़ी में मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के भारत में 1331 नए मामले आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 2436 लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 25,178 से घटकर 22,742 हो गई है। देश में अब तक कोरोना के चपेट में 4,49,72,800 लोग आ चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के चलते 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर सिद्धार्थ कोरोना एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, सवाल वही है कि लगातार कोरोना को लेकर जहां देश डर रहा था कि 2019 और 20 में जो एक कोरोना का खतरनाक रूप सामने आया था, एक बार फिर से कोरोना उस स्तर पर ना पहुंच जाए। फिलहाल कोरोना को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? अभी तो मैं यही कहना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि जो अभी हमारे जैसे वेदर चेंजेस हैं, पीक चेंजेस हैं, तो जो स्ट्रेन है, वेरुलेंस है स्ट्रेन की, जैसे ड्रास्टिक वेदर चेंजेस हुए थे बीच में, फिर ऐसा मौसम हुआ था कि बारिश वाला काफी हो गया था दिल्ली एनसीआर में,
केसेस हमारे ट्रेंड अप डाउन कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण सूचना ये देना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे सरकारी अस्पतालों में हमारी जितने भी हॉस्पिटल्स और कोरोना टास्क फोर्स मेंबर्स जो एक्टिव हुए और पेशेंट का जैसे कोई सिम्टम मिल रहा था हमने तुरंत उनको इलाज करना शुरू करा, तो हमारी सिम्टम्स कंट्रोल में आए। तो प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, कोविड प्रोटोकॉल को। और एक साथ में ये भी है कि अगर कोई भी जैसे सिम्टम या कोई लक्षण दिखता है उसको इग्नोर ना करा जाए। इस समय माहौल ये भी चल रहा है कि जैसे अभी हम लोग पीक समर की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें एक अलग तरह के सिम्टम्स रहते हैं। जैसे उसमें ड्राउजीनेस रहती है, डिहाइड्रेशन का रहता है, लेथार्जीनेस रहती है, ये वाले जो सिम्टम्स रहते हैं पीक गर्मियों में। और जैसे जो साइंस होते हैं डिहाइड्रेशन के, तो अगर पेशेंट को कुछ भी कोविड जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं तो उसको डिफरेंशियल डायग्नोज करना बहुत महत्वपूर्ण है। एज ए डॉक्टर मैं यही बोलूंगा कि जितने भी हमारे सब लोग हैं, बच्चे हैं और मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, वो लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। और जिन लोगों को वही डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि मौसम परिवर्तित हो रहा है, इसमें लोगों को जुकाम बुखार जैसे भी परेशानियां आती हैं। कुछ लोग डर जाते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोरोना के ये सिम्टम्स हो सकते हैं, तो कैसे लोग पहचाने कि अगर हम कोरोना की ओर बढ़ रहे हैं, कोरोना हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है, इस बीमारी से हम ग्रसित हो चुके हैं, या फिर नॉर्मल जो बुखार जुकाम होता है लोगों को, इसके बीच में जो डिफरेंट है वो एक बार बताने की कृपा करें। दर्शकों तक ये मैसेज जरूर पहुंचना चाहिए। जी, जो नॉर्मल सीजनल फ्लू है जिसमें कोल्ड है, कफ है, रनिंग नोज है, तो अगर जो नॉर्मल सीजनल फ्लू है जिसमें बुखार, खांसी, जुकाम ये सब तो चल रहा है, उसमें और हम यही बोल रहे हैं कि इसमें पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी इम्यूनिटी रहती है। कोविड वाले प्रोटोकॉल में, कोविड वाले पेशेंट्स में क्या होता है, हमने भी देखा कि जहाँ पे हमारे कोविड के सिम्टम्स होते हैं जिसमें हम अनएक्सप्लेन्ड फीवर रहता है, या फिर जो शुरू वाले सिम्टम्स सबको याद होंगे जिसमें लॉस ऑफ स्मेल था, लॉस ऑफ टेस्ट था, तो उसमें हमारी प्रारंभिक जांच होनी बड़ी जरूरी होती है। जांच में हम क्या करते हैं, जांच में हम जितने भी हमारे कोविड के जो पैरामीटर्स हैं, और आजकल तो रैपिड डिटेक्शन टेस्ट किट हैं, सेल्फ डिटेक्शन असेसमेंट किट्स हैं जो पेशेंट अपने आप ही जिनको देख सकते हैं, तो वो जरूर अपना चेक कराएं। अगर 3-4 दिन के अंदर फीवर, जुकाम, खांसी नहीं सही हो रहा है डिस्पाइट टेस्टिंग मेडिकेशन, तो उस चीज को थोड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है, आवश्यक। तो फिलहाल डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली समेत कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से बादलों की लुकाछिपी और बारिश की वजह से ठंडक का एहसास हो रहा था, लेकिन अब तेजी से मौसम बदलने वाला है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान में मंगलवार को तेज धूप से परेशान किया गया है। वहीं आपको बता दें, मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन में दिल्ली में पारा 40 के पार जा सकता है। वहीं 11 मई के बाद तूफान मोका के कारण दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई जा रही है। वहीं दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बना हवा का एक दबाव का क्षेत्र आज एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि भारत मौसम विज्ञान यानी आईएमडी ने कहा है कि चक्रवात के शुरू में उत्तर पश्चिमोत्तर की ओर 12 मई की सुबह तक और बाद में बांग्लादेश में हमार तटों की ओर बढ़ने की उम्मीद है। वहीं मई में अब तक गर्मी से काफी राहत रही है। कई लोगों ने इस तरह की ठंडी मई में पहली बार देखी है, लेकिन अब गर्मी झेलने के लिए लोगों को तैयार रहने की जरूरत है। वहीं आपको बताते चले कि वहीं तेजी से इजाफा भी हो गया है। वहीं आपको बताते चले कि राजस्थान के अनेक हिस्सों में गर्मी ने जोर पकड़ लिया है और मंगलवार को बाड़मेर में 43 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान जैसलमेर और जालौर में 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि फलोदी यानी जोधपुर और
डूंगरपुर में यह अनुमान 41.8 टोंग में और 41.7 सिरों में और करौली में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।